जय हिंद। आज आप सभी को बड़ा गर्व हो रहा है बताने में कि आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के महान पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हाई फाई एजुकेशन परीक्षा और उनकी टीम की तरफ से। 26 जनवरी को आज 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। आज के दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, आज इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। फिर इसको क्यों 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस 2 महीने का ये अंतराल क्यों था, क्यों 2 महीने बाद हमारा संविधान लागू हुआ था, आज उसके बारे में विशेषता हम लोग जानेंगे कि इस 2 महीने का जो है लेट पीरियड क्यों हुआ, लेट समय क्यों लगा संविधान को लागू करने में, जबकि 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इस 2 महीने के अंतराल को आज हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, आइए दोस्तों इसके इतिहास में चलते हैं। 15 अगस्त 15 अगस्त आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर वर्ष हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे का इस महान त्योहार को मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो अब इस 2 महीने के गैप जो मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस 2 महीने के इतिहास को, ये 2 महीना क्यों लेट किया गया, इस इतिहास को जानने के लिए हम लोग शुरू से इतिहास यहां से शुरू करेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ। हालांकि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका थोड़ी सी इतिहास है। आजादी मिल गई थी, पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से यहां से अंग्रेज नहीं गए थे। पूर्ण रूप से यहां से अंग्रेज कब गए थे, अब हम इसके जानते हैं बारीकियों को। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, उसके बाद भी फ्रांस के और पुर्तगाली लोग जो है यहाँ रह गए थे। सबसे अंत में 1961 से गोवा से 1961 में गोवा से जो है यहाँ से पुर्तगाली लोग गए थे। 1961 में गोवा से सबसे अंत में जो है पुर्तगाली यहाँ से गए थे। तब हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से अंग्रेजों से दूर हो गए थे, यानी आजाद हो गए थे। तब यहाँ पे कोई भी अंग्रेजों का कोई भी शासन नहीं था। सबसे अंत में कौन सा हमारा प्रांत, कौन सा स्टेट हमारा आजाद हुआ, गोवा 1961 में। अब इनके आगे का जो है कहानी जानने के लिए ये था अभी हमारे कि हम आजाद हुए, हमारे रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे के डिफरेंस क्या थे छोटे, वो हमने देख लिया। अब इस 2 महीने के इतिहास को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1929 1929 में चलना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से। 1929 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी में चलते हैं हम लोग। क्या है इसकी कहानी, आइए देखते हैं आगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 वाले कहानी में चलते हैं। उसके आगे की कहानी जानने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा 1939 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड के लोग बहुत ही परेशान थे, बहुत त्रास्त हो चुके थे। वो क्यों, क्योंकि जर्मनी ने 15 दिन तक 15 डे एंड नाइट लगातार इंग्लैंड के ऊपर, किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर 15 दिन और रात लगातार जो है इन्होंने बमबारी किया, बम गिराए और उसकी वजह से इंग्लैंड के लोग बेहद परेशान हो चुके थे। बहुत ही गर्त में चला गया था इंग्लैंड का देश उस समय पे। और उस समय पे वहां की सत्ता
जब इंग्लैंड में ये चल रहा था, जर्मनी उस पे 15 दिन और रात लगातार बमबारी कर रही थी, तो उस समय वहां की सत्ता कॉन्जिक्यूटिव पार्टी से वहां की सत्ता जो है वो थी विंस्टन विंस्टन चर्चिल के हाथ में। विंस्टन चर्चिल के हाथ में वो उस समय सत्ता थी। और इस कॉन्जिक्यूटिव पार्टी के विपक्ष में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी थी। और उस लेबर पार्टी के जो नेता थे वो थे क्लेमेंट क्लेमेंट एटली क्लेमेंट एटली जी थे। क्लेमेंट एटली ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, उन्होंने कहा इंग्लैंड में कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं भारत को पूर्ण रूप से आजाद कर दूंगा, मैं भारत को पूर्ण रूप से आजाद कर दूंगा। तो भारत के लोग और भारत के महान नेता लोग इनका बहुत समर्थन किए और इनकी सरकार आई। इनकी सरकार आने के बाद ये भारत को आजाद करने के लिए भी पक्ष में आ गए। और उसके बाद इन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने 3 कैबिनेट मंत्री इंडिया में भेजा, यहां की सत्ता को स्थापित करने के लिए। अपने 3 कैबिनेट मंत्री इन्होंने जो भेजा था उसको आप कह सकते हैं मिशन काल। मिशन काल ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हम लोग देख रहे थे मिशन काल। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। और इस कॉल मिशन का कौन नेतृत्व कर रहा था? लॉरेंस कर रहे थे। एल फॉर लीडर और एल फॉर लॉरेंस। तो इस महान मिशन का कौन कर रहा था नेतृत्व? लॉरेंस। कौन लीडर था? लॉरेंस। एल फॉर लीडर, एल फॉर लॉरेंस। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये कैबिनेट मंत्री जो मिशन काल के लिए आए थे 3 इंग्लैंड से, उन्होंने यहाँ के नेताओं से कहा कि आप 5 वर्ष तक एक अंतरी सरकार चलाइए, उसके बाद आप पहले ये देखिए कि सत्ता चलाते कैसे हैं, क्या करते हैं, आप सीखिए। उसके बाद आप एक पूर्ण स्वराज बना के अपनी खुद की सरकार चलाएं। और किस बेस पे चलाना है, तब उस टाइम पे शुरू हुआ था संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस 5 साल के अंतरी सरकार में जैसे कैसे हुआ ये, 1947 में अपना देश आजाद हो गया। 1947 में। और पहली बार हमारे यहाँ पीएम का चुनाव कब हुआ? 1951 में। 1951 में फर्स्ट चुनाव हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ। किसके लिए? फर्स्ट इलेक्शन हुआ किसके लिए? पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए पहला इलेक्शन हुआ 1951 में। और पहले प्रधानमंत्री 1952, आप सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बने थे हमारे पहले प्रधानमंत्री। इस 5 साल के बीच के अंतराल में क्या चला? अंतरी सरकार चली। इसी 5 साल के बीच में हमारा संविधान भी बनाया गया था, निर्माण हुआ था। उस संविधान की पूरी निर्माण प्रक्रिया को एक बार शॉर्ट टर्म में आइए देखते हैं। हमारे देश में संविधान अब कौन बनाएगा, इस बात पे चर्चा होने लगी। तो इसके लिए एक चुनाव किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस इलेक्शन में जो लोग चुन के आए, इनडायरेक्ट इलेक्शन में, इनडायरेक्ट जो इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष जो चुनाव हुआ, उसमें जो लोग चुन के आए उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। इस सेंट्रल हॉल का बड़ा महत्व है कि आज भी जब कोई संसद में समारोह होता है, जैसे कि शपथ लेना या कोई विदेशी मेहमान आते हैं, तो उनको इसी सेंट्रल हॉल में रखा जाता है। इसी सेंट्रल हॉल में रखा जाता है। जो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन में चुन के आए वो आए 1946 में, ये चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष।
और इसमें चुन के आए थे 389 मेंबर्स, 389 मेंबर पूरे देश से चुन के आए थे। तब हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था। अखंड भारत का मतलब होता है कि तब जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1946 इसके बाद 1947 में जब देश का विभाजन हो गया, यानी कि अखंड भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब इस मेंबर में जो है कम लोग हो गए और बचे 299 मेंबर्स। कितने बचे? 299 मेंबर्स। और तब क्या हुआ था? भारत का विभाजन हो गया था। भारत का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तब इसमें बचे थे 299 लोग। ओके, कितने बचे? 299 लोग। अंतिम जब इसकी मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को, तब इसमें बचे थे 284 मेंबर्स, 284। कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। इसमें 15 फीमेल भी थी, 15 महिलाएं थी। तब ये संविधान क्या हो गया था? बन चुका था। ये अंतिम मीटिंग थी 24 जनवरी 1950। 284 मेंबर बचे थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। और इस संविधान को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के समितियां बनाई गई, जैसे कृषि का कानून कौन बनाएगा, ट्रैफिक रूल्स कौन बनाएगा, अलग अलग कई प्रकार की जो है रूल्स बनाने के लिए समितियां तैयार की गई। पूरे कितनी समितियां बनी? 13 समितियां बनी। 13 समितियां तैयार की गई। 13 समितियां तैयार की गई। और इस 13 समितियों में एक प्रमुख समिति थी, एक प्रमुख समिति थी, कमिटी थी। समिति को इंग्लिश में कमिटी कहते हैं। और इस कमिटी का नाम था प्रारूप 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 समिति, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमिटी। आइए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे का देखते हैं। ये जो प्रमुख समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति। ये जो प्रमुख समिति थी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी। इस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन, चेयरमैन कौन थे? महान हमारे, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी इस प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। इनका काम था लोगों में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, और कहां गलतियां हो रही है, कहां सुधार करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना। किसका काम था? प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमिटी का। और इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे? महान संविधान के, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और इनके सलाहकार यानी कि एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। बी एन राव कौन थे? बी एन राव। ओके, ये पूरा संविधान कितने दिन में मिलकर बना? आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है। 2 साल, 2 इयर्स 11 मंथ, 11 महीने एंड 18 डेज, 18 दिन। सोचिए आप लोग, एक बार इमेजिन करिए कि इस जो सेंट्रल हॉल था हमारे संसद का, उसमें ये सभी लोग, जितना मैंने बताया कि कौन कौन से लोग थे, कितने मेंबर्स थे, वो सभी लोग 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत करके फिर इस संविधान का निर्माण किया है।
तो आइए देखते हैं इस संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, क्या क्या हैं, उसको देखते हैं हम लोग। इस पूरे संविधान में क्या क्या है? भाग, अनुच्छेद, अनुच्छेद और अनुसूची। भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, थे पहले जब ये संविधान बना था, लेकिन अब ये ABC करके ये 25 हो गए हैं। ठीक। और अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? 395 अनुच्छेद तब थे जब ये संविधान बना था। और अब कितनी हो गई है? ABC करके इनमें भी कोऑर्डिनेशन किया, इनमें भी बंटवारा किया गया है। वो कितने हो गए हैं? 348, 348। और अनुसूचियां पूरी कितनी है? पहले जब ये संविधान बना था तब ये कितने थे? 8 थे, और इनमें भी बढ़ के 12 हो गया है। अब कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये 26 नवंबर 1949 को जो है बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस दिन हम लोग 26 नवंबर 1949, हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग आज का जो दिन है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन के समय पे जो है रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में इन्होंने कहा कि हम जनवरी के अंतिम सैटरडे को, यानी कि जनवरी जो आने वाली जनवरी है, यानी कि 1929 था, दिसंबर का महीना था, ये दिसंबर था। दिसंबर 1929 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन कर रहे थे, यानी कि ईयरली मीटिंग कर रहे थे। और उस टाइम पे रावी नदी के किनारे इन्होंने कहा कि हम आने वाले जनवरी अंतिम संडे को क्या करेंगे? अपने देश का तिरंगा लहरा देंगे, हमें चाहे अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिले या ना मिले। और आप एक बार बैक जाके चेक करेंगे तो 26 जनवरी 1930 के दिन, 26 जनवरी 1930 के दिन क्या पड़ता है? उस 1930 जनवरी का अंतिम संडे, यानी कि अंतिम रविवार पड़ता है। तो जब हमारा देश 1947 में तो आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले हम लोग क्या मनाते चले आ रहे थे? एक महापर्व, मिनी इंडिपेंडेंस, जिसको क्या कहते हैं? मिनी इंडिपेंडेंस कहते हैं। उस मिनी इंडिपेंडेंस को हम हिंदुस्तानी मनाते थे क्या? पूर्ण स्वराज के नाम से। क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के नाम से, पूर्ण स्वराज के नाम से मनाते थे। कब मनाते थे? 26 जनवरी 1930 से ये शुरू हुई थी, और 26 जनवरी 1930 से लेकर के लगातार, ये कॉन्स्टिट्यूशन का खेल तो बाद में आया कि 26 नवंबर 1950। अब अगर 26 जनवरी 1930 से लेकर के हमने 26 जनवरी 1949 तक पूर्ण स्वराज मनाया, अगर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता, हम लोग गणतंत्र हो जाते, तो फिर 2 महीने के लिए ये कई लोगों को यह आहत हो जाता कि इस पर्व का जो है हमने उल्लंघन कर दिया। इसलिए हमारे जो महान ज्ञाता थे, जो उस समय कमेटी में थे, उसमें संविधान के कमेटी में, उन्होंने कहा कि 2 महीने इंतजार करते हैं, यानी नवंबर, एक दिसंबर हो गया, 26 दिसंबर, फिर 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देंगे देश में, और उसी पर्व को हम लोग कंटिन्यू रख पाएंगे। यही था मेन मोटिव, यही था जो 2 महीने हमारे संविधान को लागू करने में देर हुई। ओके, आज जो हम ये गणतंत्र दिवस 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं,
आज के मुख्य अतिथि हमेशा से ये रहा है कि हमारे देश में इस गणतंत्र दिवस पे जो हम लोग अब पहले तो राजपथ था, लेकिन अब उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ पे जब-जब हम अपने शक्ति का प्रदर्शन, परेड प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते हैं। तो इस 2023 के 74वें जो गणतंत्र दिवस है, इस पे मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट कौन आए हैं? मिस्र के यानी कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री आए हैं, अब्देल फतेह अल सीसी। उनका नाम क्या है? एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अब्देल अब्देल फतेह अल सीसी अल सीसी। ठीक, ये इस बार हमारे क्या है? चीफ गेस्ट हैं। अब इसके आगे की एक और कहानी छोटी सी बताते हैं, वो बड़ी रोमांचक है। कई लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 में की है। 1498 में वास्को डी गामा ने जो है 1498 में भारत की खोज की। यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि भारत की खोज तो कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कोई बता ही नहीं सकता कि भारत की खोज कब हुई। इन्होंने रास्ता बताया था, भारत आने का रास्ता बताया था। इन्होंने रास्ते की खोज की थी भारत आने का। इन्होंने भारत का खोज थोड़ी किया था। खोज तो उनका हुआ है जो हमसे हर दिन उछलते हैं। 1947 में, 1947 में जो है ये हमसे अलग हुए थे। कौन? अरे हमारे छोटे से बच्चे जो हैं, कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान जो है 1947 में क्या हुआ? जन्म लिया। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अब गीता में कहा गया है तो गलत तो कहा नहीं गया होगा। गीता में क्या कहा है श्री कृष्ण ने? उसका श्लोक क्या है? जातस्य जातस्य ही ध्रुव रवो मृत्यु। अब गीता में ये बात कही गई है, महान गीता जो कभी गलत हो ही नहीं सकती, उसमें कहा गया जातस्य ही ध्रुव रवो, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु कंफर्म है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु जो है सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और ये जो कहते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का जो है खोज किया, ये गलत है। वास्को डी गामा ने रास्ता बताया, भारत का खोज कौन बता सकता है? भारत का जन्म कौन हुआ, इसकी कोई इतिहास नहीं है। और पाकिस्तान का इतिहास है वो तो 1947 का बाद, कुछ पहले का कुछ है ही नहीं। वो तो उनकी जितनी इतिहास 1947 के बाद की है, वो भी देख ही रहे हो कि कितनी बुरी हाल से है। आटे के लिए कभी लड़ते हैं, कभी टमाटर के लिए लड़ते हैं। रो तो वो वैसे भी रहे हैं, हमारे पैसे से पल रहे हैं। एक दिन फिर से आके हमसे गिड़गिड़ाएंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर हम हो जाएंगे अखंड भारत। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। क्यों? क्योंकि 2 महीने का वो पॉज लिया गया था। इसलिए लिया गया था ताकि जो हम स्वराज अधिवेशन मनाते थे, तो मिनी इंडिपेंडेंस के नाम पे, वो हमारा जो है गड़बड़ ना हो, कई लोगों की भावनाओं को आहत ना हो। इसलिए ना हम लोगों ने 2 महीने तक, हम लोगों ने मतलब हमारे नेताओं ने या हमारी समिति, जो संविधान समिति थी, उन्होंने पॉज लिया 2 महीने का, और उस पर्व में इसको जोड़ते हुए पर्व को बहुत ऐतिहासिक बनाया, जिसको आज हम लोग मना रहे हैं। ये था पॉइंट जिसमें हम लोगों ने 2 महीने का पॉज क्यों लिया था, वो पता चला। दूसरी चीज, आज के दिन 74वां जो ये हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें चीफ गेस्ट हैं मिस्र के यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। और इस दिन हम अपने इस कर्तव्य पथ पर क्या करते हैं? अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास कौन सा डिफेंस सिस्टम है, हमारा कल्चर क्या है। हम इसको पूर्ण रूप से पूरे विश्व को, पूरे इस संसार को दिखाते हैं, ठीक, प्रदर्शन करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से।